वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी और मेरे साथ हैं सैयद हुमायूं कैसर। आज के मैगजीन में बात होगी कश्मीर में कोचेस की रिक्रूटमेंट के हवाले से, बैट इंडस्ट्री के रिवाइवल की भी बात होगी और हस्ब मामूल खेल खबरें भी होंगी। खेल खबरों में एक खबर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज़ में इंग्लैंड को हरा दिया। मैं सबसे पहले हुमायूं साहब से यही जानना चाहूँगा कि कहाँ पर चूक हुई इंग्लैंड से, ये कि हुआ क्या। 2015 के बाद पहली बायलैटरल सीरीज जो है वो इंग्लैंड ने हारी, तब से नहीं हारी उन्हें बायलैटरल सीरीज। इंग्लैंड को क्या हुआ, से पहले दाद देते हैं ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की दाद देनी पड़ेगी। 5 खिलाड़ी कुछ भी स्कोर नहीं था, आउट हो चुके थे। और मुझे लगता है मैक्सवेल बहुत देर के बाद फॉर्म में आ गए। बिल्कुल आ गए, उनकी बात करेंगे। देखिए आपको अभी 200 से ज़्यादा रन बनाने और आपके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बिल्कुल। फिर ये यकीन रखना कि हम जीत सकते हैं, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया की। दूसरी, आपने मैक्सवेल की बात कही, एक हैरानी होती है मुझे। आप मैक्सवेल की बात कर रहे हैं कि 7 नंबर पे उनको भेजा जाता है। वो एज बैट्समैन खेलते हैं जो बॉलिंग कर सकता है। जी 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 जी। जबकि आपको मिचेल मार्श के बाद भी वो आ रहे हैं जी। तो उस प्लेयर पे क्या गुजरती होगी। उनको साबित करना था कुछ आज, बिल्कुल। जो उन्हें साबित किया। ये सिर्फ इतना ही मसला नहीं कि उन्हें रन बनाए, ही वांटेड टू प्रूव समथिंग। बिल्कुल। एंड ही हैज प्रूव्ड इट, डिलीवर किया। अब दूसरा साइड देख लीजिए, इंग्लैंड की भी बुरी हालत थी। पहली 2 गेंदों पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए। जी 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 जी। उसके बाद इंग्लैंड में भी दम ये है, 300 रन बनाती है इंग्लैंड की टीम। सही है। रिवाइवल हो गया, स्कोर किया, अच्छा चलिए ठीक है। अब सबसे सवाल जो सबके जहन में है, वो कुछ लोगों ने हमारे KKMS स्पोर्ट्स मैग पेज पे भी लिखा है कि क्या आदिल रशीद ने आखिरी ओवर करना चाहिए था। वो बहुत बुरी तरह पिट चुके थे, 8 ओवर में 57 रन दे चुके थे तब तक। लेकिन मॉर्गन ऐसी ही कैप्टनशिप करते हैं, वो फैसले बड़े बोल्ड लेते हैं, कभी उल्टे भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मार्क वुड ने 9 ओवर किए, टॉम करन ने 8 ही ओवर किए, जिनने अच्छी बॉलिंग की। जी 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 जी। तो वहां कहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई। और एक और चीज बताऊंगा, इस मैच की खास बात क्या थी कि 1 ओवर में 3 बॉलें मार्क वुड ने 95 मील की स्पीड पे की। इंग्लैंड में इस सीजन की फास्टेस्ट बॉलिंग। सही है। और आप देख लीजिए, ये जो अब मैचेस हो रहे हैं, कोविड का जो खौफ है खिलाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा है। अब देखिए, वो जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे वो बड़ी देर से खेल रहे हैं, वो काउंटी भी खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने धीरे धीरे इसलिए मोमेंटम गेन किया। शुरू में वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, वो अपने विंटर से निकल के आए थे। अब वहाँ स्प्रिंग आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए उनको मुश्किल हुई जी एडजस्ट करने में। लेकिन उसके बाद कुछ भी हो जाए, वो ऑस्ट्रेलिया का जो नेवर से डाई अप्रोच है ना, बिल्कुल, जो हम हॉकी और फुटबॉल में जर्मनी की बात कहते हैं, या कुछ भी हो जर्मनी हार जाएगा मगर छोड़ेगा नहीं आसानी से, वही इनने साबित किया। और कल एक जबरदस्त क्रिकेट का शो शुरू हुआ, IPL, बिल्कुल, UAE में। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं। मुझे बताइए, इस सेटअप में जब कई खिलाड़ियों को कोविड हुआ था, उसके बाद वापस आ गए, और इस सारे समा को अब कैसे देखते हैं? देखिए, वो बबल में बायोलॉजिकल रहना है, उसके बाद खेलना है, और IPL को हम IPL तक महदूद ना करें और लोगों तक महदूद ना करें। जो शामें बड़ी रंगीन होती हैं IPL की, जी, बहुत तरीके की, तो उससे भी गए खिलाड़ी। बिल्कुल। अब अपने अपने कमरों में अकेले आइसोलेशन में 1.5 महीने 2 महीने वगैरह, तो इसमें मेरे ख्याल में प्लेयरों की रोटेशन बहुत होगी। अच्छा, प्लेयरों को रोटेट बहुत किया जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर भी है जी, कोविड का डर है, दूर रहना है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाती है इसकी, लेकिन शुरू में हो सकता है हाँ, थोड़े परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट रहेगा। क्या ये इम्पैक्ट साथ तो नहीं चलेगा? आप देखिए, आपने कहा कि एक तरफ कोविड का डर, दूसरी तरफ आपकी जो रूटीन थी वो नहीं है, कोई तफरी नहीं है, कोई तफरी नहीं है बियॉन्ड क्रिकेट ना, रिलैक्सेशन के लिए दिमाग पे एक दबाव सा तो नहीं रहेगा? दबाव रहेगा थोड़ा सा। और इसमें सारे प्लेयर ऐसे नहीं है जो हैंडल कर सकें। सब रोहित शर्मा या कोहली तो नहीं है, या जब भी बेयरस्टो या वार्नर वहां जाएंगे, वो है कुछ छोटे भी हैं, कमसिन भी हैं। क्रिकेट के मामले पे कम भी खेला है, बहुत कम, उनको प्रेशर बर्दाश्त करेंगे वो कैसे नए खिलाड़ी बहुत। और एक और चीज है कि UAE में है, स्पिनर्स का बोलबाला होने का चांस है। बिल्कुल सही। और हमने हमेशा कहा कि IPL से आप स्पिनर्स को अलग नहीं निकाल सकते। किसी से नहीं। पहला आलमी कप जो हुआ, बेस्ट बॉलर कौन थे? आफरीदी और हरभजन। सही बात, 2007 में। बिल्कुल सही बात है। और बातें और भी होंगी, लेकिन यहाँ एक मामला हम आज जो यहाँ पे देखेंगे सुनेंगे, वो है यहाँ पे कोचेस की रिक्रूटमेंट का मामला जी। और ये बात करते हैं अंकुश गुप्ता, जो जम्मू के हैं और कबड्डी के जबरदस्त कोच हैं, और वहीं से बात कर रहे हैं। और
कबड्डी कोच हूँ J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में लास्ट 6 सालों से। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा J&K स्टेट में प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, जब लखनपुर से लेकर जम्मू तक 12 स्टेडियम आते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही कोच जो कठुआ में काम कर रही है, लेडीज़ जूडो कोच। कि क्या वजह है जो 4 साल से जो कोर्ट की डायरेक्शन आई है उसके मुताबिक सेक्रेटरी साहब जूनियर कोचेस की भर्ती नहीं कर रहे हैं। कोच है तो स्टेडियम है, कोच है तो ओलंपिक का मेडल है, कोच है नेशनल मेडल है, कि ये स्टेडियम किस प्रकार चल रहा है। गुजारिश करता हूँ एलजी साहब से, प्लीज़, सेक्रेटरी साहब की भी कई मजबूरी रही होंगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2016 में J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है पोस्टें निकालती है जूनियर कोचेस की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 82। सबसे पहला जो रैंक था वो जूनियर कोचेस का, जिसमें 48 पोस्टें थी। 48 पोस्ट थी जूनियर कोचेस की, 18 पोस्टें थी ग्राउंड इंचार्ज की, 18 पोस्टें थी स्टोर कीपर की, और एक प्लम्बर की थी, एक इलेक्ट्रिशियन की थी। मगर 2016 में हमारे इंटरव्यू भी हो जाते हैं। जब हमारे इंटरव्यू हो जाते हैं, इंटरव्यू होने के बाद जब हम अपनी जो फाइनल लिस्ट का इंतज़ार करते हैं तो ये लिस्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं। जब लिस्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी मैं आपको मज़े की बात बताऊंगा, 48 में से फार्म ही खाली 18 लगे। जिन्होंने NIS डिग्री की थी, 48 पोस्टें जो स्पोर्ट्स काउंसिल निकालती है जूनियर कोचेस के, उसमें एप्लीकेंट जो अपेयर हुए थे ओनली 18। जब 18 एप्लीकेंट अपेयर हुए तो स्पोर्ट्स काउंसिल को तो उनको डायरेक्ट लगा देना चाहिए। चलिए, प्रोसेस कंप्लीट करना, इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू लेने के बाद जब इन्होंने फाइनल लिस्ट डिक्लेयर नहीं की तो फिर हमारे में से कुछ लड़के जो थे वो कोर्ट में चले गए। जब वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में वो कहते हैं कि हमारे से इंटरव्यू रिकॉर्ड जो गुम हो गया हुआ है। इंटरव्यू रिकॉर्ड जो गुम हो गया तो कोर्ट ने कहा भाई 48 पोस्टें हैं, 18 बंदों ने अप्लाई किया हुआ है, तो आप अपने इनको आप लगाएं। उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया। 4 महीने के अंदर अंदर ये इनको आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करें और इनको लगाएं। 4 महीने कंप्लीट होने थे 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को कंप्लीट होने थे। इन्होंने क्या किया, 31 जुलाई 2019 और 2 अगस्त 2019 को एक री इंटरव्यू निकाल दिया अकॉर्डिंग टू कोर्ट डायरेक्शन श्रीनगर के अंदर। अब जम्मू से जितने भी लड़के थे सब के सब श्रीनगर में पहुंच गए हैं इंटरव्यू देने के लिए 30 तारीख को। 30 तारीख को दोपहर को जब वहाँ पहुँचते ही तो हमें एक सैड न्यूज़ मिलती है। सैड न्यूज़ क्या मिलती है कि दोपहर को 2:30 बजे एक नोटिस निकाला जाता है इंटरव्यू पोस्टपोन का। जम्मू के सारे बच्चे जो थे भागते हैं, इधर उधर जाते हैं वहाँ पर। तब हमारे थे एडवाइज़र जो थे कुमार विजय सर थे। कुमार विजय सर ने इमीडिएटली हम मिले। हमने हमारे यूथ में इतना था, हमने उनकी चलती है गाड़ी का काफ़िला रोक दिया। काफ़िला रोकने के बाद कुमार विजय सर भी रुकने के बाद उन्होंने कहा बच्चा क्या बात है, हमने बताया सारा ये ऐसा मसला है, हम जम्मू से इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो ऐसे हमारा जो है इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया। इमीडिएटली कुमार विजय सर ने कहा कि आप हमारे ऑफिस में हैं। हम अगले दिन ऑफिस में चले जाते हैं, तो ऑफिस में जाके ही इमीडिएटली कुमार विजय सर हमें अंदर बुला के कहते हैं, इमीडिएटली उन्होंने DG यू सर्विलेंस स्पोर्ट्स जो सलीम उर रहमान सर हैं उनको फ़ोन मिलाते हैं। उनको फ़ोन मिला के पूछते हैं कि भाई बताइए आपने इंटरव्यू पोस्टपोन किस रीज़न से किया। तो DG सर ने कहा मैं अवेलेबल नहीं था, जबकि वो बारामूला में तो इंटरव्यू बारामूला में एक ओपनिंग कर रहे थे किसी स्टेडियम की। तो उन्होंने कहा सर ऐसे 15 अगस्त में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैंने ये पोस्टपोन किया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन में मैं 17 अगस्त को ही मैं जम्मू में पहुँचते ही मैं इंटरव्यू ले लूँगा। बट 1 साल बीत गया। 1 साल में क्या 48 में से 18 बंदे नहीं पोस्ट लग रहे। ये हमें समझ नहीं है क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की। सेक्रेटरी साहब, मैं जानता हूँ सेक्रेटरी साहब ये बड़ी सपोर्ट करते हैं, तो हम सेक्रेटरी साहब भी किसी बंदिशों से बंधे हुए हैं। तो मैं सरकार से ये कहता हूँ उनको एक परमिशन ग्रांट की जाए जिनसे वो 48 में से 18 बंदे जो ये लगाए जाएं, क्योंकि आज की डेट में कोच ही स्पोर्ट्समैन तैयार कर सकता है, कोच ही एक यूथ तैयार कर सकता है। तो सो आई रिक्वेस्ट टू द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, यू सर्विलेंस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सरमद हफीज़ सर एंड LG सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट किया जाए और हमें 48 में से जो 18 बंदे हैं तो हमें जूनियर कोचेस लगाया जाए। इस आगे बंदे काफ़ी कम हैं, तो प्लीज़ आप लगाए जाएं, क्योंकि हमें आप लगाएंगे तो नया जो मटेरियल है, नए जो बंदे आए हैं उनको भी लगाया जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है कि ये
प्रोसेस कंप्लीट करके लगाया जाए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अंकुश गुप्ता की बातें हमने सुनी जी। देखिए, अंकुश गुप्ता ने कहा कि वो 48 पोस्ट थी या कुछ ऐसा, फिर 18 ही एलिजिबल कैंडिडेट्स थे। जी जी। उसके बाद लिस्ट निकलती है, नहीं निकलती है, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद यूथ स्पोर्ट्स कहता है इंटरव्यू की लिस्ट हो गई कोर्ट में, फिर कुछ नया इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं वगैरह। देखिए, एक बात तय है, आप कितने स्टेडियम बना लें, कितने मैदान बना लें, पहले तो मेंटेनेंस उसके बाद उनकी होनी नहीं है, बनने के बाद वो दूसरी बात है। उनमें करेंगे क्या लोग आके, जब किसी भी गेम का कोच नहीं होगा वहाँ, उनको कोच चाहिए ना वहाँ। सही बात है। आप बैडमिंटन खिला रहे हैं तो कोई तो गाइड करने के लिए हो, आप वॉलीबॉल खिला रहे हैं, आप जिम्नास्ट वहाँ ला रहे हैं, कोई तो समझाए किसी को करना क्या है, कि अपनी मर्जी से जैसे ही खेल रहे हैं, जैसे हम खेलते हैं छोटे छोटे मैदानों में, जो मर्जी हो वही, फिर क्या फायदा इस इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो कोचों का मामला बहुत सीरियस है, बड़ा पेचीदा है। और यहाँ हालांकि रशीद ऐसा भी मामला है, मैं नाम नहीं लूंगा, 4 लोग हैं ऐसे जिनको कोच बनाया गया जी, जूनियर कोच, उसमें से वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको एक पीरियड के बाद NIS की कोचिंग का एग्जाम पास करना होता है, कोर्स करना होता है, जी जी, तब आप कोच रिटर्न होते हैं। एक ने भी नहीं किया, उनकी कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में वो असिस्टेंट कोच हैं। सही। दूसरी बात, आप किसी टीम के कोच बन सकते हैं, नहीं, कल को आपने एक अच्छे प्लेयर को उठाया, कहा JNK के फुटबॉल टीम का कोच है, ठीक है, लेकिन आप जब नौकरी लगते हैं कोच, तो तब कुछ तकाजे हैं जो पूरे करने जरूरी, जिसपे ये नहीं उतरते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत से आगे आगे जा रहे हैं। ऑफिशियली ये समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि हम आज के इस मैगजीन में कुछ सवालात भी शामिल करें आप लोगों के, मैं फिर से IPL की तरफ आऊँगा। एक तो हमने कहा कि एक दबाव है कि रूटीन जो होती है, अक्सर जो इन टूर्नामेंट्स की रूटीन है वो नहीं है, कोविड का खतरा है, SOP का ख्याल रखना है। एक सबसे बड़ी बात, दाद देने की मैदान में वो लोग नहीं होंगे, सही है। और उसके बगैर शुरू में तो प्रॉब्लम होगी, आदत नहीं है खेलने की। और ये T20 क्रिकेट जो है स्लैम बैंग क्रिकेट है, मारपीट का है, ये टेस्ट तो नहीं है, ये टेस्ट क्लासिकल म्यूजिक है, समझने वाले ही समझते हैं। अच्छी मिसाल दिया। ये तफरी के लिए लोग जाते हैं, और वो तफरी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो वहाँ नहीं होंगे। दूसरा पार्ट इसका ये है कि प्लेयर्स को पुश करते हैं, सपोर्टर होते हैं, बाकी होम ग्राउंड अवे ग्राउंड कुछ भी नहीं। सही बात है। और अब कुछ सवालात हम आज के मैगजीन में शामिल करेंगे। मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान से पूछते हैं कि क्या कपिल देव का करियर सच में पुअरली एंड हुआ, या उनको पहले ही रिटायर होना चाहिए था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हुआ। वो उनको कुछ घुटने में तकलीफ भी थी, वो बॉलिंग नहीं कर पाते थे सही, टेस्ट में बिल्कुल नहीं चल पाते थे, लेकिन एक उनके सामने एक गोल था, शायद BCCI के सामने भी था, हेडली के विकेट्स का रिकॉर्ड, बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं ने तोड़ा वो, बिल्कुल 434 पे चले गए, बिल्कुल। तो वो रिकॉर्ड इनने तोड़ दिया। तो उसके बाद फिर इनको कहा कि अब ठीक है, हो गया काम, तो फिर ये रिटायर हो गए। लेकिन उतने बड़े खिलाड़ी का, इतने ग्रेट प्लेयर का ऐसा एंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे खित्ते में आप जाते नहीं आसानी से। एक वक्त ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया गए, हालांकि रिटायरमेंट से पहले, जी, एलन बॉर्डर को खेलनी ही नहीं दी, बहुत परेशान किया। तब अगर रिटायर होते, तब कहते थे एलन बॉर्डर को अब देखिए किस बॉलर, किस बैट्समैन, दुनिया के फाइनेस्ट बैट्समैन एक पीरियड के। और वो कपिल देव आते थे, बॉर्डर बोल्ड हो जाते थे। दूसरा सवाल हम यहाँ पर लेते हैं, पूर्वारा चाडूरा से रोहडार हैं, हालांकि उन्होंने दोनों जगह एक ही सवाल पूछा है। मुश्ताक लोन ने 2 जगह सवाल पूछे हैं, 2 एक ही हमने शामिल किया। पूर्वारा चाडूरा के रोफ साहब पूछते हैं, पाकिस्तान क्यों वकार यूनुस को बार बार कोच बनाता है, कभी बॉलिंग का कभी फुल फ्लाइजेड, हालांकि उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जी हाँ, और ये आगे लिखते हैं कि वो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म में भी कभी इन्वॉल्व थे। जी, वो भी सही है, ये सही है, ये हमें भी हैरानी है कि एज कोच तो अच्छे साबित हुए नहीं, वो ना रिजल्ट है ना प्लेयर्स को कुछ कर पाए। वो एज बॉलिंग कोच भी कोई खास हमें उनमें नज़र आया नहीं, लेकिन वो हैंड पिक्ड है PCB के, आप कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार हमने एक स्टोरी यहाँ पर आपके सामने पेश की, कश्मीर के बैट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स की। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में बैट इंडस्ट्री के रिवाइवल से मुतालिक। जी, कुछ चीज़ें हैं जो बैट इंडस्ट्री को करनी है, कुछ चीज़ें जो सरकार को करनी है, तो थोड़ा रिवाइवल हो सकता है बैट इंडस्ट्री का। और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट हैं नामी, हमारी रियासत के और मुल्क के भी हैं, ये रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी हैं इंसिडेंटली। सईद परवेज कैसर।
देखिए, बैट इंडस्ट्री हमारी कश्मीर की जो है, हर गवर्नमेंट उस बैट इंडस्ट्री के बारे में बात करती है, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम बढ़ाएंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं, जो आज तक नहीं बना। दूसरा, इसके बाद अब मैं अगर पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊं बैट इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है टेक्निकल स्किल्स हमारे पास बैट बनाने के लिए नहीं है। इंडस्ट्री आपको कुछ भी बोले, हमारे पास वो टेक्निकल स्किल नहीं है जिससे हम हाई क्वालिटी बैट बना सकें। हमारे पास वो मशीनरी नहीं है जिससे हाई क्वालिटी बैट बनते होंगे। दूसरा है, हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉलिसी इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हर दफा कहा जाता है कि वुड बेस्ड इंडस्ट्री इज इन थ्रस्ट, उसको जो हम एडिशनल बेनिफिट्स देंगे, मगर कोई बेनिफिट एडिशनल आज तक उनको मिलता नहीं है। विलो इंडस्ट्री एक ऐसी चीज जिसको हम एक सेपरेट लेके, इन आइसोलेशन लेके एक अलग इंसेंटिव्स देते, वो हमने आज तक क्रिएट नहीं किए। तो विलो इंडस्ट्री, बैट इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेपरेट कुछ नहीं है, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उसको कोई स्पेशल प्रेफरेंस है। फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि 20 साल 30 साल से हम सुन रहे हैं बनेगा। अब कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या होता है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये होता है कि जिसमें आप एक वो फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जो इंडिविजुअल यूनिट होल्डर अफोर्ड नहीं कर सकता, या अगर अफोर्ड भी कर सकेगा तो उसकी इकोनॉमिक्स नहीं निकलेंगे वायबल, क्योंकि उसका उतना एक्सटेंडेड यूज नहीं होता है। जैसे आपका सीजनिंग ऑफ बैट, सीजनिंग ऑफ वुड है, वो एक बड़ा प्राइमरी इशू है जिसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए था, जहां पर आप ये कर सकते हैं। जब आप ओपन वेदर सीजनिंग करते हैं या वाटर सीजनिंग आप इसको करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और एफिशिएंसी उसकी वैसी नहीं निकलती। फिर उसके बाद कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स में वो हाईटेक मशीनें आएंगी जो एक इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता। जैसे आज एक मशीन आती है जिसमें आपको बैट को अगर कंप्रेस करना होता है, तो उसके लिए मशीनें आई हैं जो बैट में रिपीटेडली जाता रहता है बैट, उसमें डिजाइन में आप कंप्यूटराइज होती है, पहले बताते हैं कि जी हमको इतना कंप्रेशन चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी आनी चाहिए। वो मशीन में बार बार बैठ जाता है, उसकी एज ट्रिमिंग वगैरह, कर्वेचर सब उस मशीन में तैयार हो जाता है। इंडिविजुअल बैट मैन्युफैक्चरर छोटे छोटे जो है, उनके लिए वो खरीदना पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लाएंगे ऐसी चीजें, हम ये करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। एक वो इसका प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा यूनिट हैं बैट के। ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि एक ही जगह आपके 2-3 हजार 4 हजार यूनिट खड़े हैं बैठ के, विद द रिजल्ट की वहां पर कुछ नहीं होता, कोई किसी का काम नहीं निकलता, क्योंकि किसी के इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं होते कि अगर आपको 100 बैट बेचने हैं दिन में तब आपको फायदा होगा। तो अगर वहां 100 यूनिट है तो एक एक बैट बेच रहे हैं, तो सबको ही नुकसान हो रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि आप इसमें एक ऑप्टिमम लेवल तक यूनिट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, उसके बाद आप इनको कहें कि इसके बाद आप ये यूनिट नहीं बनाइए, आप रिलेटेड कुछ और काम करिए। वो एक हमारे पास पॉलिसी में आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। उसके बाद एक हम कहते हैं कि हमने बिजबिहारा वगैरह में क्लस्टर बनाया। क्लस्टर क्या बनाया है? सड़क के दोनों साइड लोगों ने खोखे बनाए हैं जिसमें वो बैट छत पे रखते हैं धूप में सुखाने के लिए, जैसे कि बुखारी की इसकी हमाम की लकड़ी है। ये कोई क्लस्टर हुआ? ये तो आप क्लस्टर के नाम पर आप गाली दे रहे हैं इंडस्ट्री को भी और उनको बेचारों को भी। क्लस्टर का मतलब ये है कि जहां पर एक क्लस्टर एक सेल्फ कंटेन्ड एरिया होगा जहां पर सारी चीजें होंगी। जैसे आपकी बैट की फिनिशिंग का सामान है वो भी होना चाहिए, या आपके पास वहां एक यूनिट होना चाहिए था जो हैंडल्स बनाता है। हैंडल हमारे बैम्बो ज्यादा यूज होता है, वो यहाँ होता नहीं, इसलिए हैंडल हमारे सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब जो क्वालिटी ऑफ बैट अच्छी नहीं बनी तो ये इसलिए हैंडल भी अच्छे नहीं खरीदते, तो ओवरऑल बैट की क्वालिटी हमारी खराब हो जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट की अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस इंडस्ट्री पे कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, विलो की क्लिफ्ट की मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको इसको रोकना है, इसकी परमिशन चाहिए। लाइसेंस लेके भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो भी पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, फॉरेस्ट वाले बीच में आपको हरास करते हैं। उससे भी हमें एक इसमें, अब अगर मैं चाहता हूं कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जी मैं एक बैट यूनिट बनाऊंगा श्रीनगर, ये सेंटर है, मुझे लगेगा चलो कैपिटल में बैट यूनिट बनाऊंगा, यहाँ कंजम्पशन भी बहुत होगी, तो मगर मुझे बिजबिहारा से यहाँ तक वो क्लेफ्ट लाते मुश्किल है, मुझे लाने नहीं देंगे क्योंकि परमिशन ही नहीं सड़क पे चलाने की। तो वो सारी चीजें देखते हुए अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस भी एक प्रॉब्लम है हमारी इस बैट इंडस्ट्री की। उसके बाद है, हमने देखा पिछले कुछ साल से इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वायबल नहीं बन रहा। अगर एक मेजर यूनिट आ जाए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, प्राइवेट कंपनी किसी का स्पॉन्सर्ड हो, जिसको लगे कि मैं इसमें काम कर सकता हूं, तो वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी तो बाकी भी एनकरेज होंगे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आनी भी इसमें बिल्कुल बंद है, क्योंकि जो यूनिट चल रहे हैं अब वो आप देखेंगे वहां पर वो अखरोट भी बेच रहे हैं साथ में। उनकी दुकानें एक साइड पे बैट उन्हें रखें जिसपे किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है, साथ में अखरोट भी बेच रहे हैं।
क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा है। वो कहते हैं अखरोट खरीदने आएगा, शायद हमारा एक बैट भी खरीद ले। तो वो जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और हैंडल का बनाने का नहीं होगा या साथ में ग्रिप्स का, विलो प्लांटेशन, विलो इंप्रूवमेंट भी हमें साइड बाय साइड बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा विलो कश्मीर विलो है वो थोड़ा हैवी इन्वेट होता है, उससे आज मोटे बैट बनते हैं, उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। हमने इंग्लिश विलो के कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ किए थे लगाने के, हालांकि सक्सेसफुल होने थे, मगर उसकी भी कोई रिपोर्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकला। जब पावर की इनको बड़ी प्रॉब्लम है कि पावर वहाँ पर बहुत कम होता है। अब जब इनका मैकेनाइज ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, रंदू से और आरियों से और हाथ से काम करते हैं, तो पावर की इनको इतनी इशू नहीं था। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इनको बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर आती है इंडस्ट्री। आप हमारे YouTube चैनल पे यानी SHQ रेडियो एक्टिव पे इस वक्त देख रहे हैं खेल के मैदान से। मैं हूं रशीद निज़ामी और मेरे साथ हैं सैयद हुमायूं कैसर। चंद सवाल और ले लेंगे और यहाँ पर हम अपने तमाम सुनने वालों को बता दें कि हम आखिर पर जो क्विज़ पेश करते हैं उसमें जो एक विनर बनता है उसको गिफ्ट देते हैं सलीम के एंटरप्राइजेस। बिल्कुल सही। आप भी अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका नाम, आपकी इंडस्ट्री का नाम, आपकी दुकान का नाम यहाँ पर हम पेश करें ताकि आपके बिजनेस को बूस्ट मिले। कांटेक्ट कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। चंद सवाल तो और शामिल करूँगा। जाहिद जमाल बांडे आप राजवार हंदवारा से पूछते हैं कि जिस्मानी तौर ख़ास लोग किस तरह से आम खिलाड़ियों के साथ मद्दे मुकाबिल खेल सकते हैं, हुकूमत ने उनके लिए किस तरह की सहूलियात रखी हैं? देखिए, मद्दे मुकाबिल तो नहीं खेल सकते। देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं मैं कह रहा हूँ। एक व्हील चेयर पे बास्केटबॉल खेल रहा है और एक टांगों के साथ दौड़ रहा है, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल सकते, मुकाबला नहीं खेल सकते। शाना बशाना खेल सकते हैं कि इनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी प्रमोट किया जाए। जी जी, हो रहे हैं प्रमोट, इंडिया में थोड़ा बहुत हो गया है, पैरा ओलंपिक्स, पैरा गेम्स वगैरह, डेफ एंड म्यूट के गेम्स, बाकी ब्लाइंड क्रिकेट, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी रियासत में बहुत कम हो रहा है। मगर होना चाहिए, बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल, वो खुद ही कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, नहीं तो आमतौर पे ध्यान कम ही जाता है इनकी तरफ। इंडिविजुअली कोई निकल गया, जिसकी हमने भी इज्जत की स्टोरी की थी, इंडिविजुअल, बिल्कुल, मगर क्या उनके पास कोई यहाँ टीम है अपनी उस लेवल की? नहीं। कोशिश करेंगे हम आइंदा किसी पैरा खिलाड़ी को शामिल करेंगे। हमने किए हैं पिछली बार भी किए हम। कुछ और खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा खेला है। राजनर सिंह ने चेस में ज़बरदस्त बिल्कुल सही काम किया है, उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो करेंगे। दूसरा एक सवाल है जो लिखते हैं हिलाल कपवारा से। आप लिखते हैं कि कैन उमर गुल अगेन बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम इन फ्यूचर? देखिए, आपने ये सवाल नेट पे किया है, आप नेट पे जाते हैं, नेट पे ब्राउज करके देखिए ना, सवाल पूछने से पहले उनकी उम्र क्या है, कब से उनने क्रिकेट किस लेवल का खेला है, तो क्या वो वापस आ सकते हैं, आपको साफ पता चल जाएगा। नहीं, उनका टाइम हो गया है। जी, ये शौकीन हिलाल लिखते हैं ना? जी जी। और अब हम चलते हैं खेल खबरों की जानिब, जो पेश करते हैं गुलजार के मैदान से। मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। 2020 का आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग कल से यूएई में शुरू हुआ। इब्तिदाई मैच में डिफेंडिंग चैंपियन और पिछले साल के रनर्स अप चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने। मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 162 रन स्कोर किए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट पर 166 रन बनाकर 5 विकेट से जीत हासिल की। अंबती रायडू मर्द मैदान करार पाए। आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला हो रहा है। कल सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे। उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 यकरोजा मैचों की सीरीज का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत लिया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 302 रन का स्कोर खड़ा किया। इनिंग की खास बात बेयरस्टो की 112 रन की शानदार इनिंग। जवाब में एलेक्स कैरी और ग्लेन मैक्सवेल की शानदार सेंचुरियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने यह हदफ 7 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें बाकी रहते हुए अबूर किया। ग्लेन मैक्सवेल मर्द मैदान करार पाए। दोनों टीमों के तकरीबन 21 खिलाड़ी आईपीएल में शरीक होने के लिए अबू धाबी पहुंच गए, जिन्हें सिर्फ 36 घंटे के क्वारंटाइन में रहना पड़ा।
फीफा की ताजा तरीन आलमी रैंकिंग के मुताबिक बेल्जियम की टीम आलमी नंबर 1 टीम करार दी गई है। भारत की टीम एक पायदान नीचे आकर 190वें पोजीशन पर आ गई है, जबकि एशिया में भारत को 19वां मकाम हासिल हुआ। 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक खेले जाने वाले डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने अपना नाम वापस लेने का फैसला लिया है। किदंबरी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और शुभंकर देव ने पहले ही इस टूर्नामेंट में शिरकत की तस्दीक की है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का मर्दों का खिताब ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जीत लिया। फाइनल में थीम ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 के स्कोर से हराकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 1949 के बाद वो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने पहले 2 सेट्स हारकर कमबैक करते हुए मैच जीता हो। वो 2016 के बाद नडाल, जोकोविच और फेडरर के अलावा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वाहिद खिलाड़ी बने। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। अस्सलाम वालेकुम। इस सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। काफ़ी अच्छा लगा काजीगुंड का इलाका, और काजीगुंड के इलाके में आज हम एवरग्रीन जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनकी दावत पे यहाँ पे आए, और इन्होंने हमें दावत दी थी। कॉस्को बॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे कंपटीशन था, और जाहिर सी बात है 60 टीमों से ज़्यादा इलाके यानी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से 60 टीमें आई थी जिन्होंने पार्टिसिपेट इस टूर्नामेंट में किया। और आज फाइनल मैच था इस ग्राउंड पे, और टॉस जीतने के बाद अशमुजी ने पहले बैटिंग की और फिर कुलगाम ने बैटिंग की, लेकिन बाउलिंग अटैक को देखते हुए ऐसा लगा कि शायद जो कुलगाम है वो अशमुजी, जहां से हमारे रासिक सलाम का भी ताल्लुक है, लेकिन कुलगाम इनको यानी जो मेरे पीछे ये सारे खिलाड़ी हैं यही अशमुजी की टीम है, इनको मात देने में कासिर ही रहे। कुछ लोगों के साथ हम बात करेंगे। जी, आपने ये टूर्नामेंट जीता, कैसा लगा? बहुत खुशी महसूस हुई हमें ये टूर्नामेंट जीत के। कास्को टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे, 64 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो हम फाइनल में जीत गए, तो बहुत बड़ी बात है। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे कुछ आपकी तरफ से मैसेज खिलाड़ियों के लिए? जी, खिलाड़ियों के लिए, यहाँ यूथ के लिए जो यहाँ पे भी है, सारे जो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि ड्रग एडिक्टर्स जो भी है मेहरबानी करके वो उससे दूर रहे। पार्टिसिपेट करो स्पोर्ट्स में, सबसे अच्छी बात वही होगी। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी खेलना चाहोगे खेलो, लेकिन कम से कम ये जो नशा करते हो वो छोड़ दो बस। चलिए, आपने हमारे साथ बात की और उम्मीद यही करते हैं। ये थे जो कुछ बिल्कुल ऐसे लोग जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा लगा कि ये खिलाड़ी जो चाहते हैं कि ड्रग अब्यूज़ जिसका बेतहाशा हमारे नौजवान कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो बंद होना चाहिए। स्पोर्ट्स पे जब आप तवज्जो देंगे तो मुझे लगता है कि जो रियल स्पोर्ट्समैन होगा वो ड्रग अब्यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। अभी जो हमारे चेयरमैन साहब है, इनसे मेरी गुजारिश है कि 2 मिनटों में हम बात करेंगे। बताइए चेयरमैन साहब, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमको ये टूर्नामेंट जो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, और यहाँ पर जो दोनों टीमें खेल रही थी बढ़िया खेला उन्होंने, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही जो मैच का नतीजा आया वो अशमुजी 11 ने जीत लिया। यहाँ अशमुजी वॉरियर्स जो है उन्होंने मैच को जीत लिया। कोई खास मैसेज जो आप खिलाड़ियों को देना चाहेंगे? मैसेज सभी खिलाड़ियों से भी है और जो खेल नहीं रहे हैं उनसे भी है कि ड्रग एडिक्शन से दूर रहे, ड्रग्स से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल इविल है। इससे उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है, ख़तरे में पड़ ही जाएगी अगर वो ड्रग एडिक्शन से बाहर नहीं आएंगे, ड्रग्स से बाहर नहीं आएंगे। चलिए चेयरमैन साहब, काफ़ी अच्छी मैसेज आपकी। जी, आप बताइए कुछ। जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इवेंट्स हैं, मैं उन लड़कों से जो अभी तक इवेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं, अगर वो हिस्सा लेंगे उनकी मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट होगी, और अगर वो गेम्स में खेलते हैं तो वो अपनी स्टडीज में भी एक्सेल कर सकते हैं। काजीगुंड के इस मैदान से, जैसे मैंने खुद प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, जो अशमुजी की टीम है उन्होंने कुलगाम की टीम को हराकर यह कॉस्को बॉल टूर्नामेंट बआसानी जीत लिया। अपने साथी मुदस्सिर के साथ लिए चलते हैं वापस। खुदा हाफिज। सुनने में आया है कि सुरेश रैना यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी शुरू कर रहे हैं, तो क्या कैसा कदम है ये? एक हिसाब से अच्छा है कि यहाँ कोई किसी कैलिबर की
स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है या क्रिकेट एकेडमी नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही याद क्यों आया? पहले भी कर सकते थे शुरू, फुर्सत नहीं थी करेंगे। वो तो खुद थोड़ी चलानी होती है, डायरेक्टर होता है, कोचेस होते हैं, वो चलाते हैं। और दूसरी बात, इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं कि वो बड़ा कर्म कर रहे हैं लोगों पे। ये कोई कर्म नहीं है, ये बिजनेस वेंचर है। अच्छा, वहाँ हज़ारों लाखों की फीस होती है भाई, फिर आप जाते हैं स्पोर्ट्स इसमें एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। तो ये एक बिजनेस वेंचर है, जो अफोर्ड कर सकेगा वो जाएगा, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इनको कुछ मराद दी जाएंगी ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद यहाँ भी कोई आदमी अच्छा एक प्लान लेके आए, क्या उसको भी वही मराद दी जाएंगी? सही है। यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी का मामला नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट का मामला है। कोई भी आदमी अच्छी तरह मैनेज कर सके एकेडमी और अच्छी तरह बाहर से आदमी लाए और उनको इस्तेमाल करे, तो उसको भी वही मराहत मिलनी चाहिए। क्या उन लोगों का ख्वाब पूरा नहीं होगा जो बार बार हमसे पूछते हैं कि यहाँ कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उनका ख्वाब तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, बिजनेस वेंचर है। आते हैं पिछले हफ्ते की क्विज की जानिब। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, हमने कहा था इनमें से एक लाल शर्ट में एक खिलाड़ी है, हॉकी प्लेयर है, आपने पहचानना था। और किस टीम का है ये खिलाड़ी और इनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है एलेक्जेंडर हेंड्रिक्स, ये बेल्जियम के हॉकी प्लेयर है। जी हाँ, और बेल्जियम इस वक्त हॉकी में आलमी चैंपियन है, मर्दों की हॉकी में। और 13 सवाल हम तक पहुंचे हैं, 13 जवाब पहुंचे हैं। 10 का नाम हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि विनर कौन है। आप 10 में से हैं जावेद इकबाल सिकंदरपुरा बीरवा से, मलिक सरफराज सोनिम पटन, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा, मुजफ्फर हुसैन मलिक दीगाम नागबल शोपियान, माजिद रफीक नेंगरू बदरू यारीपुरा, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, हिलाल डार पगरू मावर हंदवारा, वानी नसीर गुंड रहमान गांधरबल और सनोबर जान कुलगाम। आप 10 लोग हैं और जो लॉट्स के जरिए कुर्रे अंदाजी के जरिए जो विनर हम तक आए हैं, जो बाहर आए हैं, जो हम तक पहुंचे हैं, वो हैं वानी नसीर गुंड रहमान गांधरबल। बहुत बहुत मुबारक वानी नसीर, आपको इनाम मिलेगा सलीम की एंटरप्राइजेज की जानिब से। और आते हैं आज के क्विज की जानिब। आज भी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। जो एक तस्वीर है, एक खिलाड़ी है, आपको बताना है इनका नाम क्या है बस। लेकिन थोड़ी सी चेंज है आज के जवाब में। जवाब में चेंज नहीं, जवाब देने में चेंज। आपको जवाब देना है। KKMS स्पोर्ट्स मैग फेसबुक का पेज है, ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप जवाब देंगे, किसी व्हाट्सएप नंबर पे नहीं देंगे। KKMS स्पोर्ट्स मैग, ये हमारा पेज है, ग्रुप है जी। इस पे आपको जवाब देना है कल शाम, यानी कल रात 9 बजे तक। और ये सीक्रेट रहेगा, ये सब नहीं देख पाएंगे जो आप जवाब देंगे। आप कहेंगे फेसबुक पे सब देख रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर देख पाएगा। और उसके बाद रशीद एक बात और है, जब हमारे पास जवाब आ जाएंगे, 10 के नाम ले लेंगे हम, उसके बाद वो सारों के आपके हम वहां पर डाल देंगे, जो आंसर्स होंगे वो उस पेज पर डाल देंगे, सारों के, गलत सही सारे। तो अब लेते हैं आज के मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज।